हेलो वेलकम गाइस। सो आज हमारा टॉपिक है AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सेम वही हम लोग उस सीरीज में चल रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि AS2 AS3 एंड यहाँ पे हम लोग AS3 के साथ आ गए हैं। एक वही क्विक ग्लैंस होगा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स का और उसके कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। कंट्रोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, AS3 गवर्न करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को। ठीक है, अब सर कैश फ्लो पूछ रहा है, यानी कि कैश आ कहाँ से सकता है, किन एक्टिविटीज से आ सकता है, तो हम लोग उसको पहले करेंगे। ठीक है, सजेस्टेड भाई है कि सर इसको ये वीडियो देखना चाहिए, फर्स्ट टाइमर्स मत देखना, जिससे रिवाइज करना है। बहुत अच्छा डिटेल्ड कवरेज है भाई। ऐसी ऐसी चीजें ना जो क्वेश्चन सॉल्व करने में चाहिए होती हैं, जो कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं, यार ये मेरे को पता हो ना, मैं तुरंत क्वेश्चन कर दूंगा, वो सब है इसमें। ठीक है, तो देखो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलता है सर, तीन तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो मैं रोज रोज करता हूं अपने डेली बिजनेस में। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो मैं सेल परचेज करता हूं अपने इन्वेस्टमेंट्स का। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो मैं अपना इशू करता हूं शेयर्स, रिडीम करता हूं डिवेंचर्स। ठीक है, लोन इशू करता हूं, लोन अपना वो करता हूं। ठीक है, उस हिसाब से रेस करता हूं लोन, पे करता हूं लोन, वो इंटरेस्ट आप पे कर दो, वो भी है। अब देखो ऑपरेटिंग में ना भाई, डायरेक्ट मेथड भी होता है, इनडायरेक्ट मेथड भी होता है। लेकिन सर क्या इन्वेस्टिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है? नहीं होता है। इन्वेस्टिंग में सिर्फ डायरेक्ट मेथड होता है, फाइनेंसिंग में भी सिर्फ डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, सो अब देखो कैश एंड बैंक बैलेंस की बात होगी। ठीक है, तो देखो कभी कभार ना यार एक रैंडम पूछ देते हैं यार थ्योरी का, कैश एंड बैंक बैलेंस में क्या क्या आएगा। अच्छा, क्या आएगा? कैश आएगा, बैंक बैलेंस आएगा। अरे ये तो वही है ना जो ऊपर लिखा है। ठीक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक भी आएगा। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो आप बिजनेस में करते हो, आपका जो बिजनेस का नेचर है, वो जो काम आप करते हो उसमें जो आपको रिसीव हो रहा है कैश या पे हो रहा है कैश, वो सब आपकी ऑपरेटिंग है। सपोज आप फर्नीचर का दुकान बेच रहे हो, फर्नीचर का दुकान सॉरी है, आपका फर्नीचर का बिजनेस है। ठीक है भाई, आप क्या करोगे? आप परचेज करोगे फर्नीचर, आप सेल करोगे फर्नीचर। सेल करोगे तो कैश इन आएगा, इनफ्लो आएगा, ऐड हो जाएगा। अगर परचेज कर रहे हो तो आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा यानी कैश चला जाएगा। ठीक है, रेंट पेड, फिर अपना और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है। रेंट पेड हो गया, वेजेस पेड हो गया, रेमुनरेशन, ये सब जो हो गया ये भी आपका आउटफ्लो में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग समझ गए। अब आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने कि जैसा बताया ना यार, इन्वेस्ट करना है। अच्छा सर इन्वेस्ट क्या होता है? यार देखो इन्वेस्ट ना, आप किसी ऐसी जगह पैसा लगाओ जो थोड़ा प्रोडक्टिव निकले। ठीक है, कुछ रिटर्न आपको दे के जाए, तो वो जब आप काम करने लगते हो तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाता है। ठीक है, जब एक्विजिशन और डिस्पोजल होता है ना हमारे लॉन्ग टर्म एसेट का, अदर इन्वेस्टमेंट का। सर लॉन्ग टर्म एसेट क्या होता है? वो एसेट जो लंबे समय तक आपको फायदा देगा। ठीक है, बेनिफिट देगा, अदर इन्वेस्टमेंट। अच्छा पीपी, एमसीआई, एमसीआई का यहाँ पे है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बैलेंस शीट में पढ़ते हो ना, बैलेंस शीट, हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, वो भी आएगा अगला। ठीक है, जब भी उसका समय आएगा वो आएगा। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आप उधर पढ़ते हो, हाँ हाँ, यस यस यस। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस है, करेंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है। अच्छा इसको देख के आपको कुछ क्लिक हो रहा है? भाई ये और कुछ नहीं है, ये आपका एसेट साइड का नॉन करंट एसेट ही तो है। और क्या, कुछ कुछ करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट का भी डाल दिया है। तो बेसिक मोटिव इतना है कि अगर इनमें चेंज हो रहा है तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बोलो मजा आया कि नहीं आया? ना, ऐसे ही मजा आएगा। परचेज और सेल या इनकम, ये जो इन पे आती है, आप इसका परचेज करो, आप इसका सेल करो, आप इसके ऊपर अगर कोई इनकम कमा रहे हो। लेट सपोज आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी को जो आपने खरीदी हुई है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, अगर आप उसको रेंट कमा रहे हो तो यहाँ आएगा इन्वेस्टिंग में। उसको ऑपरेटिंग मत कर देना, आपका बिजनेस थोड़ी ना है वो तो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपको डिविडेंड मिला, क्या करोगे? इधर ही आएगा सर। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, पर एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है, बहुत ही अच्छा। परचेज ऑफ इक्विटी शेयर, यार इक्विटी शेयर करोगे तो क्या होगा? कैश जाएगा। सेल ऑफ पेटेंट आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड
आएगा कैश। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड क्या होगा, हम लोग को यही करना है चैप्टर में, आएगा जाएगा आएगा जाएगा बस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड तो कैश आएगा, सीधी सी चीज है। तो ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारा इश्यू ऑफ शेयर, बायबैक, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, रीपेमेंट ऑफ लोन, रेजिंग बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। ठीक है भाई, सिंपल है ना। फाइनेंसिंग, मुझे पैसा ना रेज करना है, मुझे उन चीजों में जाना है, शेयर्स में, डिवेंचर्स में। तो मैं किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को करने के लिए, बिजनेस करने के लिए फाइनेंस कैसे करना हूं, मुझे कंपनी में शेयर इशू करना है। यार क्या ये इन्वेस्टिंग है? मैं इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना कर रहा हूं, मुझे तो पैसा चाहिए बिजनेस के लिए, मैं फाइनेंस रेज कर रहा हूं। जब आप कोई मोटरसाइकिल लेते हो, तो जब आप कुछ भी लेते हो, तो लेट सपोज एक एडवाइजेबल होता है, आप उसको फाइनेंस करा लो किसी भी फाइनेंसिंग कंपनी से, तो आपको एक अच्छा, क्योंकि देखो लेट्स नॉट गो इनटू द लॉजिक, लेकिन आपको वो, भाई देखो पैसे का दाम तो घटते जा रहा है ना, तो जब आप आगे दोगे उसको तो आपका ही फायदा होगा, रेदर देन आप सारा पैसा इकट्ठा इस बार में दे दो। ठीक है, एंड वेरियस टैक्सेशन में भी फायदे होते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अपना भाई इश्यू ऑफ शेयर्स, बायबैक, रिडेम्पशन और डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन करोगे तो पैसा जाएगा, रीपेमेंट ऑन पैसा जाएगा, रेजिंग बोरिंग पैसा आएगा, इंटरेस्ट पेड अपना पैसा जाएगा, डिविडेंड पेड पैसा जाएगा। अब देखो डायरेक्ट मेथड में ना, देखो बड़ा सिंपल डायरेक्ट में होता है भाई, देखो मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूं, मेरे में सिंपल है। जो नॉन कैश एक्टिविटी है वो कंप्लीटली इग्नोर्ड होती है। ठीक है, यानी डेप्रिसिएशन हो गया, एमोर्टाइजेशन हो गया। एमोर्टाइजेशन ना इंटेंजिबल एसेट का होता है, डेप्रिसिएशन से टेंजिबल एसेट का होता है। ठीक है, कन्वर्टेबल डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू एक्सचेंज ऑफ एसेट। अच्छा ये क्या है, कन्वर्टेबल डिबेंचर इन कन्वर्टेड इनटू कैश है, सॉरी। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी कि यार वो डिबेंचर जो कैश में कन्वर्ट हो गए। अब ये तो पहले से कन्वर्ट होने वाले थे, तो इसको कहां से तू डाल दोगे, बहुत अच्छा कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, इसको आप इग्नोर मारना अगर आप डायरेक्ट मेथड कर रहे हो। फिर एक्सचेंज ऑफ एसेट, अरे यार एसेट तूने मुझे दिया, मैंने तुझे दिया, क्या कोई कैश आया? अरे घंटा नहीं आया, ठीक है ना गया। बाकी अपना, अब देख लो यार, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, देखो इसको ना रटना नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको पता है यार, अगर देखो एक साइड होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट। डेबिट साइड जो होती है, तो भाई उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट मतलब बढ़ेगा, ठीक। क्रेडिट में इन्वेस्टमेंट घटेगा, ये काम करना है। आप जर्नल एंट्री जब जान जाते हो ना, तो आपको ये अकाउंट्स बनाना बड़ा आसान हो जाता है। अब देखो, हमेशा आपको क्वेश्चन में बैलेंस दिया होगा, ठीक है, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी। ठीक है, हाँ, बैलेंस बीडी दिया है यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस है, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अपना उसके नीचे क्या लिखा है, टू कैश बैंक, और मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा मैंने परचेज किया इन्वेस्टमेंट, जरा एंट्री मारो इसकी, क्या होगा भाई, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट डेबिट किया टू कैश बैंक, तो इन्वेस्टमेंट तो डेबिट में ही आएगा ना यार, और कैश बैंक लिखोगे, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते। तो अब जो प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, तुम खुद एंट्री मार लो, तुमको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी प्रॉफिट ऑन सेल कब आएगा या लॉस ऑन सेल कब आएगा, जब सेल करोगे, राइट। तो सेल की एंट्री क्रेडिट साइड आएगी, अभी वो भी दिखा दूंगा कैसे आएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड में लिखा है कैश बैंक, बाई कैश बैंक, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड कॉन्सेप्ट में बताता हूं, अगला जस्ट वही है। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि बाई कैश अकाउंट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा मुझे एंट्री बताओ, बाई कैश डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, वही तो इधर भी लिखा है क्रेडिट में। बाय लॉस ऑन सेल, बाय बैलेंस सीडी, लॉस ऑन सेल को वही अपना कर देना क्रेडिट में, उधर वो डेबिट हो जाता है प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, एंट्री जब आप करोगे तो आपको समझ आ जाता है। अब सर ये, और बैलेंस सीडी तो क्रेडिट में आ जाता है। ठीक है यार, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्लोजिंग क्रेडिट होता है, ये तो बहुत ही बेसिक चीजें आपको आती है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है, पोस्ट एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, या डिविडेंड मान लो उसको। ठीक है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है ना, देखो ये AS 13 का कॉन्सेप्ट है। जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हो ना,
तो आप पढ़ते हो प्री एक्विजिशन डिविडेंड, यानी कि आपके एक्वायर करने के पहले, ठीक है, कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया ना, आप नहीं थे उस वक्त जब वो कंपनी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड, तो आपका कोई राइट ही नहीं हुआ उस डिविडेंड के ऊपर। लेकिन जो डिविडेंड पे हुआ है, वो पे हुआ है आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, वो पे हुआ है जब आप एक्वायर कर लियो आप उस कंपनी में एक ओन करते पोजीशन, तो वो आपको भी दिया जाएगा। लेकिन उस बंदे ने जब आपको बेचा ना, तो उसने क्या किया था, उस प्री एक्विजिशन डिविडेंड को आपके परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड कर दिया था। तो वही आपको बस उल्टा करना होता है। इसीलिए आप देखो कैश बैक मिलेगा तो पैसा ही, तो कैश बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्यों, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। यार उसने क्यों इंक्लूड किया, मेरे को नहीं चाहिए था, ठीक है, मेरा उसमें हक है ही नहीं, तो मैं उसको रिड्यूस करूंगा वैल्यू से। जिस पे मेरा हक नहीं वो मैं नहीं ले सकता। सर पर्सनल मत जाओ, नहीं मैं वो नहीं जा रहा, तुम गलत समझ रहे हो, मैं पढ़ाई पे ही हूँ, तुम भी पढ़ो। पोस्ट एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पोस्ट वाले डिविडेंड आई मीन कैश बैंक डेबिट टू डिविडेंड। अरे यार कोई भी इनकम आती है वो क्रेडिट होगी, उस पे पैसा आया वो डेबिट होगा, सिंपल एंट्री है। और ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड नहीं समझ आया ना, जस्ट थोड़ा बहुत पीछे करके देखना, बहुत अच्छा समझाया है, बिल्कुल समझ आ जाएगा 2-3 बार में। इंटरेस्ट अकाउंट मान लो ये इनकम है हमारी, ठीक है, तो अब यार टू इंटरेस्ट रिसीवेबल, देखो इनकम है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, यानी कि क्या आपको मैं कह सकता हूं कि यार ये अक्रूड है, हाँ अक्रूड है, क्योंकि ये मिलने वाला है, तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, ठीक है। फिर डेबिट में आएगा क्योंकि ये मिलने वाला है, एसेट है, अक्रूड एसेट होता है, अनअर्न्ड क्या होता है, अनअर्न्ड यानी कि ना जो मेरा मैंने कमाया ही नहीं है उसको फिर भी मुझे मिल गया, तो वो लाइबिलिटी में जाती है, लाइबिलिटी हमेशा ओपनिंग क्रेडिट में जाती है, क्लोजिंग डेबिट में जाती है, तो वही आपको उस तरह हेर फेर दिख जाता है। अच्छा मुझे बताओ यार पैसा मिला, सर पैसा मिला यानी कि कैश बैंक टू इंटरेस्ट, तो वही तो लिखा मैंने बाई कैश, क्रेडिट में ही तो लिखा। अब पीएनएल में डाल दो, अरे यार क्रेडिट आया ना इनकम, उसको डेबिट मारो, टू पीएल मार दो, ठीक है, दैट्स इट, यही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस में भी वही है सर, अपना प्रीपेड इंटरेस्ट, प्रीपेड अपना एसेट है, आउटस्टैंडिंग अपनी लायबिलिटी है। ओपनिंग क्लोजिंग आप एसेट लायबिलिटी का कौन समझ लो, एसेट डेबिट होते हैं, ओपनिंग उसका क्लोजिंग क्रेडिट होगा, लायबिलिटीज का ओपनिंग क्रेडिट होगा उसका डेबिट होगा, दैट्स इट, वही है। कैश बैंक वही है कि अपना ये इंटरेस्ट डेबिट टू कैश बैंक, तो वही चीज डेबिट में मैंने डाल दी है। फिर उसको पीएनएल में आप जब डालोगे ट्रांसफर करोगे तो एंट्री भी उधर आ जाती है। ये सब क्यों जरूरी है ना, आपको कभी कभार मिसिंग मिसिंग फिगर निकालना होता है, बैलेंसिंग फिगर, जैसे पीएनएल निकाल देना पड़ा, या तो मान लो पीएल दिया हुआ इतना ट्रांसफर हुआ, सब कुछ आपको आप इस हिसाब से डाल दिया, कैश बैंक का जो निकलेगा वही तो कैश फ्लो है, इसी बारे में तो हम लोग जान रहे हैं कैश फ्लो, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, ये इंटरेस्ट जो है ना ये फाइनेंसिंग में जाएगा, कैश फ्लो तो आपको ये मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो वर्किंग नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको उस हिसाब से मदद करेगा कि आप बड़ा क्वेश्चन एक बार में कर लो। बाकी हम लोग क्वेश्चन तो शेयर करते ही हैं, AS2 की तरह भी करेंगे दोबारा। बाकी इनकम टैक्स और प्रोविजन अकाउंट ये है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट है। आप देख लो भाई, देखो ना एक अकाउंट होता है हमेशा, आप इनकम टैक्स कराते हो, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, देखो सरकार ने बहुत टैक्स वसूलती है, उसका प्रोविजन बनाना पड़ता है, ठीक है। यार प्रोविजन क्या होता है सर, अरे प्रोविजन लाइबिलिटी होती है भाई, जो आप बनाते हो कि अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस को आप मीट कर लो, तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा लाइबिलिटी का क्या होगा सर, डेबिट, अरे क्या बोलते हो, क्रेडिट होगा, ठीक। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस हमारा डेबिट होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रोविजन को यूज करके अगर आपने पे कर दिया तो क्या करोगे, आप प्रोविजन को डेबिट मारोगे टू कैश बैंक मारोगे, तो वही तो मैंने डेबिट मारा ना, प्रोविजन कम हो गया, तो वो आपका दूसरा नाम से लिख दोगे टू कैश बैंक, ठीक है। बाकी वही मैं थोड़ा हट जाता हूँ, देखो दिख रहा है पीएनएल, अब आप उसको ट्रांसफर करोगे तो ओपनिंग, अब देखो
डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में डायरेक्ट मैंने बता दिया ना, हम लोग कैश नॉन कैश एक्टिविटी को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, ठीक है। लेकिन कैश एक्टिविटी को हमेशा ध्यान में रखना। तो ये मुझे बताया कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, क्या करोगे? ऑपरेटिंग में से माइनस करोगे? सर, ऑपरेटिंग में से माइनस क्यों करोगे? अरे मेरे भाई, इन्वेस्टिंग की आइटम है नहीं ना, टैक्स तो आप रोजाना दोगे ना। फाइनेंसिंग, अच्छा पैसा निकालोगे, अबे तुमको पैसा देना है वो बात है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अच्छा ड्राइंग, ये देख लो मैंने लिखा है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, बट ड्राइंग जो है ना वो आपका एक्सपेंस है, ठीक है। वो डायरेक्ट मेथड में इंक्रीज डिक्रीज वो उस हिसाब से होगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल डायरेक्ट मेथड में, अच्छा ड्राइंग जो है ना उसको आपको बस माइनस कर देना होता है, ठीक है। और जो डायरेक्ट मेथड होता है, अच्छा कहाँ से माइनस करोगे? एक मिनट, इसको ना थोड़ा फाइनेंसिंग से, ठीक है। तो ड्राइंग को आप फाइनेंसिंग से माइनस कर देना। ड्राइंग को आप फाइनेंसिंग से माइनस कर दोगे, डायरेक्ट मेथड में ना आप इंक्रीज डिक्रीज वर्किंग कैपिटल को नहीं होता है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट मेथड में ना इंक्रीज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कैसे कर दोगे यार? जब आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वर्किंग कैपिटल, अच्छा इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? अरे मेरे भाई कैश ज्यादा जाएगा तो माइनस करोगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो ऐड करोगे। तो डायरेक्ट मेथड वो नहीं करना है, बस वही मैंने कहा, ठीक है। अगले पे चलते हैं, बहुत थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है लेकिन ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत वर्थ इट होने वाला है। इतने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ना जल्दी मिलते नहीं है, और इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट को कम समय में रिवाइज करना है हमें, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसका मतलब है इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मींस इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर टू द रिजर्व। डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज नॉट येट डन, ठीक है। अब देखो मैं ना ये जो तुमको लिखा हुआ है ना, मैं इसको इतना प्यारे तरीके से समझा दूंगा। ये जो कुछ लाइनें लिखी है ना, हो सकता है अभी समझ नहीं आ रही हो, लेकिन अभी तुमको तुरंत थोड़ी देर में समझ आने लगेगा। वो देखो लिखा भी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। जब आप अब क्वेश्चन बनता है ना यार कि मैं नेट प्रॉफिट कौन सा लूं, ठीक है। तो याद रखना हमेशा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप शुरू करते हो उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब एडजस्टमेंट फॉर इनकम टैक्स आफ्टर टैक्स, आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लोगे वहां पे, मतलब ओरिजिनली ये है। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने नेट प्रॉफिट आफ्टर, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया, फिर दोबारा इनकम टैक्स कर दिया। अरे मतलब 7,000 तूने 3,000 कर, 7,000 तुम्हारा इनकम थी, 3,000 का टैक्स दे दिया, चार। तो मैं बोला नहीं नहीं, मैं चार लूंगा लेकिन मैं तीन जोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि यार वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले रहा था, मैंने आफ्टर ले लिया, तो मैं आफ्टर से बिफोर तक पहुंचने के लिए उसको जोड़ दिया क्योंकि मैंने पहले घटाया था। तो वो चीज है। फिर आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, डेप्रिसिएशन, ये सब ना आपको देखना पड़ता है, ठीक है। मतलब वो एडजस्टमेंट जो आती रहेंगी आपको उस हिसाब से करना होगा, लेकिन बस इतना याद रखना, अगर डायरेक्ट मेथड है, नॉन कैश फ्लो है, एड इट बैक, ठीक है। अब प्रॉफिट फ्रॉम बैलेंस शीट ना, ये आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट होता है, बिकॉज बैलेंस शीट इंक्लूड करेगी ऑल द एडजस्टमेंट ऑफ द ओनर एज वेल एज आउटसाइडर, ठीक है। अभी उस पे आएंगे हम लोग। बस इतना याद रखना यार, अपने को ना नेट प्रॉफिट चाहिए होता है आफ्टर टैक्स, मतलब बिफोर टैक्स भी ले लो, आफ्टर ले लोगे तो बस ऐड कर देगा जो इनकम टैक्स का प्रोविजन था, ठीक है। समटाइम्स ना ट्रांसफर टू रिजर्व भी होता है, समटाइम्स वो अलग अलग चीजें होती है, तो ट्रांसफर टू रिजर्व भी ऐड कर देना, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम खुद बताया, तुमको एक्सट्रैक्ट दे दिया होगा, क्वेश्चन मैं बता दूंगा, एक्सट्रैक्ट दे दिया होगा और आपको उसमें बोला है ना कि मैं इस तरीके से अपने नेट प्रॉफिट तक पहुंचा, अच्छा तो यहां पहुंचा तो मैं ये ऐड कर दूंगा ट्रांसफर टू रिजर्व, मैं डिविडेंड ऐड कर दूंगा, मैं ये ऐड कर दूंगा, मुझे बस एक अल्टीमेट पोजीशन पहुंचनी जो होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। सीधी सी चीज है, जब उल्टा चलना होता है ना तो रिवर्स करना होता है, जो माइनस किए वो प्लस करना है, जो प्लस किए वो माइनस करना है, बस यही यहाँ पे चलेगा ठीक है।
अच्छा देखो, इफ डिवेंचर होल्डर्स आर रिडीम्ड बाय इशू ऑफ डिवेंचर, इशू टू डिवेंचर होल्डर, तो कोई कैश फ्लो ही नहीं है यार यहाँ पे। अबे डिवेंचर को तुमने, डिवेंचर होल्डर को हम लोग को रिडीम करना होता है, तुमने उसको इशू ऑफ शेयर ही कर दिया डिवेंचर होल्डर को, तो फिर क्या घंटा कैश फ्लो आएगी उसमें? कैसे आएगी? इग्नोर मारो इसको। जैसे वो तुमको मारती थी, सर पर्सनल मत जाओ, नहीं नहीं वहां नहीं जा रहा, पढ़ाई में दो बेटा, ठीक है। तो यार आपको फॉर्मेट तो आप देख ही लोगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स एज यू विश, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, डिप्रिसिएशन, उसके बाद आता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अच्छा ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या होता है? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल यानी ना, अम, आपने वो देखा है करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में होती है, हाँ वही वाली। तो इंक्रीज और डिक्रीज जो उसमें होता है ना, करंट एसेट का करंट लायबिलिटी का, वो आपका वर्किंग कैपिटल में चेंजेस माना जाता है, ठीक है। तो अब जैसे ट्रेड पेबल हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, और बोलो सर, अपना ये शॉर्ट टर्म लोन एडवांस है, फिर वो वाला लॉन्ग टर्म लोन एडवांस है, ये सब जो हो जाता है, ये सब आपका लॉन्ग टर्म मत लाना और शॉर्ट टर्म ही लाना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सब जो आ गया ना आपका यहीं आएगा, ठीक है। अच्छा शॉर्ट प्रोविजन फॉर टैक्स है, देख ध्यान रखना शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मत लेना, क्योंकि वो कहाँ आता है? वो इनकम टैक्स में आता है। मतलब जो आप पे करोगे कैश, वो वहां से एड बैक हो जाता है, और जो आप चुल कैश, मतलब जो, मैं अभी दिखाता हूँ आपको पीछे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको पीएनएल वाला, हाँ ये पीएनएल दिख रहा है, ये क्या होगा? ये एड बैक हो जाता है ऑपरेटिंग में, देखो दिख रहा होगा यहाँ पे, एड बैक इनडायरेक्ट मेथड में, इनडायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट में नहीं, डायरेक्ट में नहीं, ठीक है। उधर डबल इफेक्ट नहीं देना, इधर देना, प्लस करना है इनडायरेक्ट मेथड में। कैश बैंक जो आप माइनस करोगे, जो एक्चुअल कैश ये आपका प्रोविजन इनकम टैक्स के लिए, वो हो जाएगा माइनस, यानी 100 होगा ऐड और 200 होगा माइनस। क्यों? क्योंकि ये पीएनएल का आइटम ऐसा घुस के बैठा ऑपरेटिंग में, जो कभी इसका इतना काम का नहीं था उधर, मेरा आम उस बिजनेस में नहीं रहा, तो मुझे उसको इनडायरेक्ट मेथड से हटाना पड़ता है, ऐड बैक करूंगा और माइनस कर दूंगा कैश फ्लो जो एक्चुअल कैश किया, ठीक है। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल सर इंक्रीज डिक्रीज हिसाब से कर लोगे। अच्छा ये कैसे होगा भाई? देखो, शुरू के में 20 था, 22 हो गया, ट्रेड पेबल क्या हुआ? ट्रेड पेबल बढ़ गया ना। अच्छा इसका मैं तुमको एक सिंपल ट्रिक दूं भाई, इसको याद नहीं करना कि यार डिक्रीज इन करंट एसेट होगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, नहीं। मुझे सिंपल बताओ, जब तुम अपना आईफोन लोगे तो क्या कैश जाएगा? कैश जाएगा ना? हाँ सर बहुत कैश जाएगा, 1.5 लाख जाता है, तो कैश जाएगा। तो जब आपका कैश जाएगा तो बेसिकली हुआ होगा क्या? आपने एसेट खरीदा, आपका कैश गया, यानी इंक्रीज इन करंट एसेट से कैश गया, ठीक है। तो जब भी करंट एसेट आपका इंक्रीज होगा तो कैश जाएगा। अब इसका उल्टा कर लो, यानी डिक्रीज इन करंट एसेट हो गया तो क्या होगा? कैश आएगा, ठीक है। अब वैसे ही समझ लो आपके कोई ट्रेड पेबल है, कोई क्रेडिटर है, वो बढ़ रहे हैं, 20 से 25 हो गए, तो क्या होगा? अरे यार ये तो मेरे पास पैसा मुझे ज्यादा देंगे ना पहले, वो बात की बात है कि मैं उनको क्या दूंगा वो छोड़ो, अभी ये अभी मुझे पैसा ज्यादा देंगे ना, ज्यादा दिया इन्होंने तो मेरा कैश तो बढ़ गया। अच्छा इन्होंने मेरे को कम दिया, मैंने इनको रीपे कर दिया, तो मेरा कैश तो चला गया ना। हमें इतना ही है भाई, तू कुछ खरीदेगा तेरा कैश जाएगा, तू किसी से उधार लेगा तेरा कैश बढ़ेगा, यही है करंट एसेट करंट लायबिलिटी। इसको इस तरीके से याद करोगे ना, आप कभी भी नहीं जहां से फंसोगे। लोग बच्चे शॉर्टकट क्या करते हैं यार, वो सोचते हैं डिक्रीजिंग करंट एसेट ऐड, इंक्रीजिंग करंट एसेट ऐड, लाइक लेस, ये सब करते हैं, ये इतना नहीं करने का। सिंपल ये है, इसको मार देने का, माइनस कर देना टैक्स पेड, फिर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, माइनस कर देना टैक्स पेड जो मैंने बोला, प्लस कर देना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, लॉ सूट कंपेंसेशन, ये सब जो होता है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम होती है, ये ओरिजिनली नहीं होती है यहाँ से, तो इसको आपको एड बैक करना होता है, ठीक है। अब देखो सर डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में ना सिर्फ कुछ नहीं देखने का यार, सिर्फ समझो कैश आया कैश गया, वही डबल इफेक्ट, कुछ नहीं देने का, सिर्फ कैश आया कैश गया, सिर्फ उस पर ध्यान दो। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है ना, एक पीएनएल होती है,
पीएनएल के अंदर ना जो नेट प्रॉफिट आता है वो उसमें इंटरेस्ट भी आता है, उसमें आपका डिविडेंड भी आ गया, उसमें आपका गेन भी आ गया, सेल ऑफ प्लांट पे लॉस भी आ गया। तो ये सब ना आपको ऐड माइनस करना होता है। क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या गेन और सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑपरेटिंग की आइटम है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो है? तो जो मेरा ऑपरेटिंग है वो गलत नहीं हो जाएगा? तो अगर गेन है तो मैं उसको माइनस कर दूंगा, गेन है तो मैं उसको माइनस कर दूंगा, और अगर मेरा लॉस है तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। गेन है तो माइनस कर दूंगा, लॉस है तो ऐड कर दूंगा। अच्छा, क्यों माइनस कर दूंगा? यार मुझे वो पहले मेरे प्रॉफिट को बढ़ाया गेन ने, तो रिवर्स करने के लिए मैं उसको माइनस करूंगा। लॉस मेरे एक्सपेंस को, नेट प्रॉफिट को घटा दिया तो मैं उसको बढ़ा दूंगा। इसीलिए रिवर्स करना है। तू यहाँ का नहीं है तो निकल। फिर पर्सनल जा रहे हो? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। फोकस करो कॉन्सेप्ट पे। ये उसने कहा होगा, मैं नहीं कह रहा। तुम तो यही रहो यार, तुम पढ़ोगे तो और अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है। आज रिवर्स इन नॉन कैश आइटम, ठीक है, क्योंकि कई आइटम को बिना कैश, हाँ मतलब यार आप इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग को ऑपरेटिंग में डाले हुए तो मैं रिवर्स नहीं करूंगा क्या? वही लिखा है, डेबिट का क्रेडिट करो, क्रेडिट का डेबिट करो, रिवर्स करो नॉन कैश आइटम। एमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन का मैं क्या करूं? उसका तो वो नॉन कैश है, मुझे हटाना पड़ेगा उसको। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भाई, जैसा कि मैंने अभी बताया, बैलेंस शीट से पीएल का प्रॉफिट देखो। अब इस सब का कोई रेलेवेंस नहीं है जो अभी रेड से नीचे लिखा था ना यहाँ पे, ये छोड़ दो, क्योंकि मैंने आपको पूरा बता दिया। ट्रांसफर टू रिजर्व वो सब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक फर्स्ट पहुंच जाना है आपको, चाहे रिवर्स करके बस पहुंचना है। ठीक है। अच्छा देखो ना, जब भी आपको दिया हो कि वेन एवर गिवेन नेट प्रॉफिट अज्यूम इट टू बी आफ्टर टैक्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट दिया हो ना, मान लो आफ्टर टैक्स है, हमेशा आप टैक्स देने के बाद ही नेट प्रॉफिट करते हो। एमोर्टाइजेशन ऑन ग्रांट रिसीव्ड जो होता है भाई, ऑपरेटिंग से काट देना। ठीक है। ये कुछ चीजें स्पेसिफिक हैं, इसको आप समझ लो या रट लो, वट एवर यू विश, लेकिन ये आ सकते हैं पेपर में। ठीक है। एमोर्टाइजेशन ग्रांट रिसीव्ड आपको ऑपरेटिंग से हटा दो। ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड बैक कर दो। ठीक है। कैपिटल प्रोजेक्ट ग्रांट आपका जो होता है कैपिटल प्रोजेक्ट का, उसमें आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर दो या फाइनेंसिंग से लेस कर दो। ये पैसा आया, ग्रांट आया तो ऐड बैक, सब्सिडी रिसीव्ड, फाइनेंसिंग ऐड बैक। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट डिस्पोजल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार इसके से एडजस्टमेंट उठ के आएगी। ठीक है। एसेट जो होता है तो टू बैलेंस बीडी, टू कैश बैंक और बाय, अच्छा ठीक है, एसेट का डेबिट होगा ओपनिंग बैलेंस, उसका गया तो यार ये सब एंट्री बेस्ड चीज है। कैश बैंक इधर आ गया, बाई एसेट डिस्पोजल। देखो इतना याद रखना कि जब भी आपको कोई भी प्लांट एंड मशीनरी, आप उसका कोई पार्ट सोल्ड कर रहे हो, तो जो एसेट में से जाएगा क्रेडिट, उसको डाल देना एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। अच्छा सर अब टिप दूं? अरे यार यहाँ पे क्रेडिट हुआ ना, यहाँ डेबिट कर दे। हाँ, दिखा? एसेट में बाई एसेट डिस्पोजल 10 लाख, एसेट डिस्पोजल में टू एसेट 10 लाख। ठीक है, तो वो डेबिट साइड में आ गया, उधर बाई था। वो उस तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक बेसिकली डेप्रिसिएशन का अकाउंट होता है जो आप बनाते हो। एक डेप्रिसिएशन मतलब एक ऐसा अकाउंट जो बस डेप्रिसिएशन को देखेगा, बाकी चीज को नहीं। ठीक है, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए करते हैं। बाई बैलेंस बीडी लाइबिलिटी तरीके की होती है, तो आप उसका ओपनिंग डालो क्रेडिट में, डेप्रिसिएशन इधर आएगा, टू एसेट डिस्पोजल यहाँ आएगा। एसेट डिस्पोजल जो होगा, टू एसेट 10 लाख, टू प्रॉफिट 2 लाख। ठीक है, मतलब जो प्रॉफिट, अच्छा ठीक है। बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जब भी आपको उल्टा करना हो ना, अगर वो क्रेडिट में है उसको डेबिट में लिखो, डेबिट में है तो क्रेडिट में लिखो। ठीक है। तो एसेट डिस्पोजल को इस साइड डेबिट में लिख दो, बाकी ये बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख हो गया, बाय कैश लॉस, क्योंकि वो जस्ट उसको उसका उधर लिख देना है। कैश बैंक आया, पैसा आया, ये एक तरीके का एसेट अकाउंट ही है, बाकी ज्यादा सोचने का नहीं। कैश बैंक तो ठीक है, 9 लाख, इसको बेच के इतना पैसा आया 9 लाख, लॉस इधर आएगा, प्रॉफिट उधर आएगा, जैसा बताया था मैंने। बस भाई, सुपर समरी सर, डिविडेंड। ओ सर, सर डिविडेंड में बड़ी दिक्कत होती है यार, डिविडेंड को कैसे सॉल्व करें? कोई बात नहीं, अभी सॉल्व हो जाएगा। डिविडेंड जो है ना आपका, ऑन शेयर कैपिटल पेड, ठीक है, डिविडेंड पेबल, हमेशा याद रखना, आपको क्वेश्चन में दे देगा कि यार डिविडेंड पेबल को आप कैसे मैनेज करोगे। तो डिविडेंड पेबल को टू कैश बैंक
देखो कभी कभार ना आपको सिर्फ ओपनिंग देगा और क्लोजिंग नहीं देगा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो ओपनिंग दे रहा है क्लोजिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि आपने पे कर दिया साल में, तो कैश बैंक को माइनस करना मत भूलना। कहाँ से? फाइनेंसिंग से। ठीक है, इसका डिविडेंड पेबल अकाउंट जरूर बनाना। बाय बैलेंस बीडी मान लो 27 है, ठीक है, तो याद रखना हमेशा ओपनिंग का पहले आप पे करोगे, क्लोजिंग में नहीं। क्लोजिंग में जो बच गया उसको आप पीएन में ठोक देना। तो देखो बाई बैलेंस बीडी है क्रेडिट में, क्योंकि डिविडेंड पेबल लायबिलिटी है तो उधर आएगा टू कैश बैंक, उसको पे कर दिया मैंने। अब बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट में है तो बैलेंस सीडी डेबिट में आएगा, जो बचा बैलेंसिंग फिगर वो पीएनएल में गया, पीएनएल में ऐड कर देना। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड देखो जब डिविडेंड आप डिक्लेयर करोगे ना तो हमेशा पीएनएल इन्वॉल्व होगा, जब आप पे करोगे तो कैश बैंक इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे, पहले मैं कहता हूं डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, तो इंटरीम डिविडेंड नहीं, पीएनएल डेबिट टू इंटरीम डिविडेंड और इंटरीम डिविडेंड टू कैश बैंक, बस ये दो एंट्री। भाई डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा तो जो भी एक्सपेंस है उसको पीएनएल में ठोको और फिर उस एक्सपेंस को डेबिट करके कैश बैंक कर दो, सिंपल। ठीक है। अब इन अब जब कुछ देखो दो तरह के डिविडेंड, डिविडेंड आता है डिविडेंड जाता है, ठीक है। डिविडेंड अपना अगर आ रहा है तो कैश इनफ्लो हो रहा है, अगर जा रहा है तो वो माइनस हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, कैश बैंक को डेबिट करो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड में। अरे सिंपल है, मैंने बताया ना, प्री एक्विजिशन डिविडेंड इन्वेस्टमेंट से क्रेडिट हो जाता है, तो वही चीज है। जो पैसा आया 2100, उसमें 600 का प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो वो क्रेडिट हो जाता है इन्वेस्टमेंट से, तो कैश बैंक डेबिट 2100 टू डिविडेंड 1500 टू इन्वेस्टमेंट 600। लेकिन एक चीज याद रखना, हम लोग का मूल कॉन्सेप्ट जो फोकस है हमारा कैश पे वो वही रहेगा। जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड ना वो भी ऐड ही होगा आपके इन्वेस्टिंग में, ठीक है, तो इसको मत भूलना। बाकी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ओपनिंग बैलेंस आप ले लेना अगर परचेज एंड ऑफ द ईयर हो गया। अच्छा क्यों सर, ऐसा क्यों? यार देखो अगर एंड ऑफ द ईयर में हो गया ना, नहीं तो क्लोजिंग बैलेंस ले सकते हो, हमेशा क्लोजिंग लेना, लेकिन अगर परचेज अगर एंड में हुआ है तो इसका मतलब है पूरा साल आपका ओपनिंग बैलेंस ही चला है, ठीक है, तो आप उस पे इंटरेस्ट लोगे इन्वेस्टमेंट, और सेम डिबेंचर पे जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो ओपनिंग पे लेना। अगर वो पूरा साल, अगर परचेज आपका एंड पे हुआ पूरा साल वही चला है, नहीं तो क्लोजिंग ले लेना, हमेशा क्लोजिंग लेते हैं, लेकिन अगर ये स्पेशल केस है परचेज अगर एंड में हो रहा है तो प्रोविजन फॉर टैक्स वही है, ठीक है। इग्नोर कर देना टीडीएस डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे ना आपको दिया हुआ इंटरेस्ट रिसीव्ड और इन्वेस्टमेंट 72,000, 8,000 टीडीएस था, तो ये बे भाई 72 में से 8 मत घटा देना, उसको इग्नोर करो जैसे उसने तुमको किया, ठीक है। मत जाओ पर्सनल सर, ठीक है। इग्नोर टीडीएस डिडक्शन इंटरेस्ट रिसीव्ड और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब अपना प्रॉफिट कैलकुलेटेड और टेकन यहाँ देखो मैंने ही बता दिया है, बिफोर टैक्स में क्या लेते हैं तो माइनस कर देना टैक्स पेड, आफ्टर में क्या लोगे प्रोविजन फॉर, मतलब जो एक्चुअल कैश पे करोगे बिफोर टैक्स ले रहे हो, ऑपरेटिंग की बात है, प्रॉफिट में तो टैक्स पेड हटा देना जो एक्चुअल कैश पे किया, आफ्टर टैक्स ले रहे हो, अरे मुझे रिवर्स करना पड़ेगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दो, टैक्स पेड माइनस कर दो। कंपेयरिंग टू ईयर गिव ऑल द इफेक्ट, अनसेक्योर्ड लोन टू एसोसिएट, पैसा गया एसोसिएट, मेरा इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टिंग से माइनस। क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ मशीनरी, तो ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है, क्या रोज रोज मुझे क्लेम मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो आपका इन्वेस्टिंग में एक्स्ट्रॉर्डनरी है। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम एसोसिएट इन इन्वेस्टिंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम एसोसिएट इन्वेस्टिंग ऐड हो जाएगा यार, पैसा आया इन्वेस्टिंग एसोसिएट से आया, एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग फलान ढिमकान जितने भी आए, अगर वे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है ऐड बैक करो, पैसा आया, नहीं आया, नहीं दे रहे हो पैसा तो माइनस कर दो। इन्वेस्टमेंट इन शेयर कभी भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं होते, इसको याद रखना। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, क्यों? यार आपका कंस्ट्रक्शन वर्क ना एक इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, आप अपना कुछ काम बना रहे हो, घर पे खर्चा कर रहे हो, तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्या वो ऑपरेटिंग है? अगर घर तुम क्या किराया पे दोगे? हैं? नहीं ना, वो अलग चीज है, वो बिजनेस में नहीं आता। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, मैंने इसका लॉजिक पहले दे दिया है, बढ़ेगा तो कैश घटेगा, घटेगा तो कैश बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं।
इंश्योरेंस क्लेम रिसीव अगेंस्ट लॉस ऑफ, जैसे वही रोज रोज नहीं मिलने आता, इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड करेगा कैश बैलेंस विद द बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन हाईली लिक्विड सोवरेन डेब्ट म्यूचुअल फंड। ये सब याद रखना, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है मुझे ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके बता दो, तो ये सब लेना होता है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर कभी भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। कैश बैलेंस विद द बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन हाईली लिक्विड सॉवरेन डेब्ट म्यूचुअल फंड, बैंक बैलेंस इन फॉरेन करंट अकाउंट। जो भी आपका फॉरेन करंट अकाउंट में है ना, तो एक्सचेंज रेट जो 31 मार्च पे होगा ना, उसको आपको लेना होता है, ठीक है। एंड वी मूव ऑन टू द लास्ट पेज, हियर इज द एंड एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एडवांस टैक्स दोनों दिया है। देखो मैं ना बेसिक से लेके एडवांस तक के कॉन्सेप्ट और एडजस्टमेंट्स कवर कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स दिया है, बैलेंस बीडी है। देखो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, क्योंकि बिकॉज यू नो दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑफ 7 मार्क, यू कैन नॉट अफोर्ड। अगर आपका 35-40 मिनट में भी अगर आपका 7 नंबर तय हो रहा है, तो इट्स वर्थ इट एंड ट्रस्ट मी विद दिस मच लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ठीक है। अब देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, ये बेसिक बेसिक वही है ना, मतलब आप देखो बस चेंज क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ये जो बाकी सब प्रोविजन फॉर टैक्स में सेम है, बस ये याद रखना हमेशा पिछले साल का पे होगा, इस साल का पीएनएल में आएगा, ठीक है। और ये जो टैक्स लाइबिलिटी है ना, बस इसको इधर लिख देना, क्योंकि मैंने ना एडवांस टैक्स बनाया हुआ है, मैंने दिया हुआ था एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स आपका एसेट होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग एडवांस, ठीक है। तो वो आपका बैलेंस बीडी डेबिट हो जाएगा, बैलेंस सीडी क्रेडिट हो जाएगा। अब टैक्स लाइबिलिटी क्योंकि आपका ऐड हुआ था उधर, जो क्योंकि देखो ना मेरे पास अगर एडवांस टैक्स नहीं होता तो मैं कैश बैक तुरंत दे देता। अरे मैंने उसके लिए अलग बनाया हुआ एडवांस टैक्स, तो जब बनाया हुआ है अलग से, तो आप उसको यूज करो ना, यूज करोगे तो उधर एडवांस टैक्स भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टैक्स लाइबिलिटी भी लिख दोगे तो भी चलेगा। अब इधर टैक्स लाइबिलिटी को आके माइनस कर दो, क्यों, मेरा एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया तो माइनस हो जाएगा, बाकी 2 इधर कैश बैंक हो जाएगा, ठीक है। 2 कैश बैंक कर देना उसको, इनकम टैक्स पेड से माइनस कर देना, ठीक है। ये बहुत जरूरी जो ट्रीटमेंट है, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी जो है ना आपकी, ये होगा, ये एक उसका कुछ मत करना ऑपरेटिंग में, बस ये जो कैश बैंक आपको निकाला है आपने ढूंढ के एडवांस टैक्स में से, इसको आपको माइनस कर देना। वो याद है ऑपरेटिंग में नीचे से माइनस करते थे, माइनस इनकम टैक्स पेड, वही है ये, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी सिंपल है सर, बैलेंस बीडी आ गया, कैश परचेज आ गया, अभी अभी पीछे पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, प्रॉफिट ऑन सेल आ गया, 9% डिवेंचर मान लो आप इशू कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर रहे हो, डिवेंचर आपकी लाइबिलिटी है, बढ़ रही है तो 9% डिवेंचर, तो वही उसकी एंट्री है। और फिर वाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमेशा घटाता है। बैलेंसिंग फिगर भी कभी कभी समटाइम्स आ जाता है, ऑपरेटिंग प्लस हो जाएगा, ये कैश सेल इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा, मतलब आप प्लांट मशीनरी आपका इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा। परचेज सेल हमेशा ऐड होगा, उस पर कुछ भी आएगा तो इंटरेस्ट रिटर्न रिटर्न वो भी उसमें इन्वेस्टिंग में जाता है। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है, कैश फ्लो नहीं है ये, तो उसको ऐड बैक कर देना। कैश परचेज इन्वेस्टिंग माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल क्या ये वहां का है, ऑपरेटिंग का नहीं है तो माइनस कर देना रिवर्स करने के लिए। लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग में ऐड कर देना, ठीक है। अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, भाई देखो सेम सेम वही चीजें हैं, बैलेंस बीडी 80,000 प्रॉफिट ऑन सेल, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग क्योंकि एसेट है, कैश बैंक सेल, सेल जो कैश बैंक मतलब इन्वेस्टमेंट का कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग में से ऐड हो जाएगा, परचेज वही चीज माना जाएगी, लॉस ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या ओरिजिनली ऑपरेटिंग का है, नहीं है वो इन्वेस्टिंग का है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड है इन्वेस्टिंग का, बैलेंस सीडी आ जाएगा इधर 50,000। टू कैश परचेज, टू कैपिटल रिजर्व क्यों, क्योंकि मेरी वो एक एडजस्टमेंट था उधर, वो मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा बाद में, कि मतलब ना कैपिटल रिजर्व की वजह से वो बढ़ गया था इन्वेस्टमेंट, तो जब बढ़ गया था तो मेरा एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो डेबिट हो गया, तो वही कैपिटल रिजर्व लिखा है, रिवैल्यूएट हो गया। एक्सपेंसेस ऑन रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग ना इन्वेस्टिंग में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग इन्वेस्टिंग में से माइनस कर देंगे उसको, ठीक है। और इंट्रीम डिविडेंड पेड जो होगा हमारा, वो माइनस हो जाएगा फाइनेंसिंग से। इंट्रीम डिविडेंड पेड जो होगा वो माइनस हो जाएगा फाइनेंसिंग से, क्यों हो जाएगा सर, वो इसलिए हो जाएगा
क्योंकि जो इंटरिम डिविडेंड होता है ना हमारा, वो साल में आप उसको दोगे, ठीक है। एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। फर्दर आप इसको लॉन्ग में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आपको इसको माइनस कर देना है। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड, ऑपरेटिंग में ऐड कर दो, फाइनेंसिंग में माइनस कर दो, पे किया, वही चीज है। इंटरिम डिविडेंड हमेशा क्लोजिंग, अगर परसेंटेज दिया ना, कैलकुलेट कर देना क्लोजिंग इक्विटी कैपिटल पे। टेकिंग फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम बैलेंस शीट अज्यूम कर देना, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व डन फ्रॉम पीएनएल, ठीक है। ऐड कर देना ऑपरेटिंग में, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सेम चीज है भाई। कैश पे बस फोकस करो। प्रोसीड फ्रॉम कॉल्स इन एरिया, सर पैसा आया आया आया, कॉल्स था, कॉल की शेयर होता है तो फाइनेंसिंग में ऐड बैक। रिफंड ऑफ टैक्स ऑपरेटिंग में से माइनस कर देना। अंडर वैल्यूएशन इन्वेंट्री, ये लास्ट बस में एक चीज बता दूं, अंडर वैल्यूएशन इन्वेंट्री देखो, आपकी एक प्रैक्टिस थी कि आप उसको ना 10% लेस पे वैल्यू करते थे, लेकिन आपने गलती से नहीं किया, ठीक है। तो वो जब आप एडजस्टमेंट जब आप पढ़ोगे ना क्वेश्चन में, तो आप उसको उस हिसाब से समझ लेना। यहाँ पे आपको उसका रेफरेंस भी मिल जाएगा किस तरीके से ये काम हुआ है, उस तरीके से। प्रीमियम रिडम्पशन डिवेंचर, डिवेंचर प्रीमियम जो भी है ऐड कर देना ऑपरेटिंग में, इनडायरेक्ट में। क्या ये वहां की आइटम है? अबे घंटा नहीं है यार, फाइनेंसिंग की चीज तुम वहां पे डाल के रखे हो, ठीक है। कैश बैंक जो तुम दोगे वो फाइनेंसिंग से जाएगा, लेकिन जो ये पीएनएल में जो पीएल तुमने ठोक के का प्रीमियम, उसको तो एड बैक करोगे। So guys, here is the video and AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको पसंद आया होगा भाई, बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको बहुत डिटेल में जाना। एंड मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइमर को भी बड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिक से लेके एंड तक आपको सारी एडजस्टमेंट्स कवर कर दी गई हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एएस के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पढ़िए और मजा करिए, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।